Assalamu alaikum students, my name is Fawazkar, lecturer of Pharmacognosy from King Class Medical College कोचरा। आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़े हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। उसकी एक लेक्चर हम जो आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास टाइप आ जाती है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि मतलब ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जो बॉडी ने इमीडिएटली शो करवानी है, जो बॉडी में फौरी तौर पे जो रद्द-ए-अमल होता है किसी भी एलर्जेंस के एक्सपोजर के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। दिस अकर्स क्विकली आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ एलर्जेंस, यूजुअली मीडिएटेड बाय टू बी एंटीबॉडीज़, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई की क्लास जो एंटीबॉडीज़ हैं, इनके ये जो होती हैं कोई फ़ौरन जो रद्द-ए-अमल हमारे पास बॉडी करती है किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर में, तो वो कौन सी क्लास कर रही होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्लास। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो कि एंटीबायोटिक से प्रेजेंट होती है बॉडी की सरफेस पे, ठीक है, जो कि बेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। ये इट्स हैव नो इफेक्ट अंटिल दे आर टू बी काउंटर एलर्जन। जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई हमारे पास होती है, जो कि एक एंटीबॉडीज़ है, ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक कि कोई भी हमारे पास एलर्जेंस के एक्सपोजर में इसको ना लेके आया जाए। व्हेन दिस अकर मोस्ट ऑफ द मास्ट सेल डिस्चार्ज देयर ग्रेन्यूल्स। अब मास्ट सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी, जो किसी भी एलर्जेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, वो मास्ट सेल्स हमारे पास होते हैं। अब वो क्या डिस्चार्ज करते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्रोटीन डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, उन ग्रेन्यूल्स ने या उन प्रोटीन्स ने क्या करना, उनकी सरफेस पे मौजूद जितनी भी हमारे पास लगी हुई होती हैं एलर्जेंस पार्टिकल या कोई भी जो एंटीजेंस लगे होते हैं, उनको क्या करना होता है, किल करना होता है। द ग्रेन्यूल्स कंटेन वैरायटी ऑफ टू बी एक्टिव एजेंट्स इंक्लूडिंग टू बी हिस्टामिन। हिस्टामिन होती है, जैसे कि यहाँ पे ल्यूकोट्रिन्स हमारे पास आती है, प्रोटीन्स आती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, सरफेस पे मौजूद जो एंटीजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए प्रोटीन या कोई केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं। देन हमारे पास आता है उसके बाद ये डायग्राम हमको बताइए कि ये एक सेल होता है जिसके ऊपर ये बाय शेप्स के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ कोई भी एंटीजेंस आके बाइंड कर जाती हैं। ये मास्ट सेल्स होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं, इन्होंने सरफेस के साथ आके क्या करना, सिक्रीशन क्रिएट करनी होती है, जो कि हिस्टामिन होती है, ल्यूकोट्रिन्स होती हैं। ल्यूकोट्रिन्स और हिस्टामिन्स क्या करती हैं, सरफेस पर मौजूद जो एंटीजेंस हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं और क्या करती हैं जी, उस एलर्जेंस को, जो एंटीजेंस होते हैं उनको किल करती हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास आती है जी एनाफ्लिक्सिस, लोकल एनाफ्लिक्सिस, यानी कि हमारे पास जो लोकल एलर्जीज़ होती हैं उनके करते हैं। ये किसी भी लोकल एलर्जेंस की वजह से या कोई भी लोकल डस्ट या पोलन की वजह से बॉडी में जो लोकल होती है, जो सीवियर कंडीशंस में नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकल एनाफ्लिक्सिस। रिलीज टू बी सब्सटेंस इन टू द सराउंडिंग्स टिश्यूज़ एंड लोकल एनाफ्लिक्सिस अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ में क्या करती हैं, ये कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी केमिकल सब्सटेंस को जो कि क्या कर सकता है, बॉडी को एलर्जी कॉज कर सकता है, उनको रिलीज़ करती हैं और क्या करती हैं, लोकल एनाफ्लिक्सिस के लिए वजह बनती है। लोकल एनाफ्लिक्सिस कोई भी जो लोकल हमारे पास एलर्जी कह सकते हैं इसको, जिसकी हमारे पास एग्जांपल में आ जाएगा, स्वेलिंग हो सकती है, रेडिंग हो सकती है, रेडनेस और इचिंग वगैरह क्या हो सकती है बॉडी में। ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स होंगे जो लोकल एनाफ्लिक्सिस की वजह से आएंगी। ठीक है, ये एग्जांपल्स में थे। अब लोकल एनाफ्लिक्सिस की ही एग्जांपल्स में हमारे पास आ सकती है एलर्जिक रेनिट्स आ सकती है, एंड ब्रोंकियल अस्थमा और हेव्स वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं कि जी एलर्जिक रेनिट्स हमारे पास क्या है, जिसको हे फीवर भी बोलते हैं। ये क्या है, किसी भी पोलन से कोई भी ऐसे एलर्जेंस जो कि हवा में मौजूद हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। और इसके रिएक्ट में हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो रिएक्ट करती है, क्या करती है जी, एंटीजेंस वगैरह या के खिलाफ एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रिपेयर करती है। और सेंसिटिव होते हैं मास्ट सेल, जो कि नीजल्स हमारे पास होते हैं, आइज टिश्यूज़ उनके गिर्द हमारे पास सेंसिटिव मास्ट सेल्स होते हैं, जो किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने के बाद फ़ौरन से बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी या कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन या सिम्टम्स को शो करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉजिंग टू बी नोज, इसमें राइनोजिया हमारे पास आता है, नोज़ जैसे कि हम कह सकते हैं जी रनी नोज़ वगैरह, ठीक है, या राइनोरिया वगैरह, जैसे ज़ुकाम, फ्लू वगैरह, ठीक है, स्नीजिंग वगैरह, ये हैं कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारे पास कहाँ पे आ सकती हैं, एलर्जिक रेनिट्स में आ जाती हैं। ठीक है, ये एयरबोर्न एलर्जी होती है, रिएक्ट विद इम्यूनोग्लोबुलिन ई के साथ ये रिएक्ट करती है। सेंसिटिव मास्ट सेल्स जैसे कि नेज़ल एंड म्यूकोसा टिश्यूज़ वगैरह या आइज़ के गिर्द ये इन्होंने सराउंड किया होता है। दैन ये कोज क्या करती हैं जी, हमारे पास रनी नोज, जिसको हम क्या कहते हैं, राइनोरिया हमारे पास, जिसको हम कहते हैं रनी नोज, फ्लू वगैरह, ठीक है, छींके आ जाना, जुकाम हो जाना, ठीक है, इस चीज़ की कंडीशन, ये जो सिम्टम्स होते हैं। फर्दर हमारे पास एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाती है जो है ब्रोंकियल अस्थमा आ जाता है। ठीक है, अस्थमा जो कि सांस की बीमारी को कहते हैं, इसमें भी क्या होगा, यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है, पोलन्स या एलर्जेंस वगैरह हवा के ज़रिए आपकी बॉडी में नेज़ल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो इफेक्ट करते हैं आपके लंग्स को या ब्रोंकाइज को। ठीक है,
एलर्जेंस रीच टू बी लंग्स, लंग्स के पास एलर्जन पहुँचते हैं किसके इनहेलेशन के ज़रिए, ठीक है, या ब्लड में जाते हैं वो। एंड कॉज टू बी है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन हमारे पास होती है सुकड़ जाना आपकी, यानी कि ब्रोंकाइज, ठीक है, ये ब्रोंकाइज अगर हमारे पास है तो इन्होंने सुकड़ के कितनी हो जाना है, इतनी हो जाना, यानी कि स्वेलिंग की वजह से इतनी हो जाएंगी, इनका जो हमारे पास अंदर वाला डायमीटर पहले जो इतना था अब वो इतना रह जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी वेसल्स हमारी। तो ब्रोंकाइज जो क्या कंस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा में। हेव्स आ जाता है हमारे पास, ये क्या हमारे पास एक फिजिशियन कॉलेज टू बी या स्टेकिया जो कहते हैं, अर्टिसेरिया भी कह सकते हैं इसको। एलर्जी इन थ्रू बी फूड, यानी किसी भी खाने, फूड पॉइजनिंग आ सकती है, हैज़ा वगैरह, जिसमें किसी भी खाने की वजह से आपको जो एलर्जी हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, हेव्स कहते हैं। देन हमारे पास आ जाती है सिस्टेमिक एनाफ्लिक्सिस, ठीक है, एक हमने पढ़ी थी लोकल एनाफ्लिक्सिस, उसकी 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने क्या करनी है, सिस्टेमिक एनाफ्लिक्सिस। कुछ हमारे पास क्या होती हैं वो लोकल थी, यानी कि उनकी वजह से इतना कोई जानलेवा नहीं थी, ना इतना नुकसान नहीं था। अब ये हमारे पास जो आ जाती हैं सिंथेटिक, हमारे पास सिस्टेमिक आ जाती है एनाफ्लिक्सिस। इन सिस्टेमिक एनाफ्लिक्सिस में क्या होता है कि जी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सीवियर कंडीशन तक बॉडी को इफेक्ट करती है, उसकी वजह से जान जाने का खतरा भी होता है। सम एलर्जन कैन कोज भी लाइफ थ्रेटनिंग, हमारे पास कोलैप्स ऑफ द बॉडी सर्कुलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी क्या करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, इवन के डेथ तक भी इसकी वजह से हो सकती है। फ्रिक्वेंट हमारे पास कोजेज आ सकते हैं कि किन किन वजह से हो सकता है, हमारे पास इंसेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी, फूड की वजह से। इंसेक्ट हमारे पास किसी बी स्टिंग या किसी भी ऐसे हशरात ने या किसी ऐसे कीड़े ने आपको काट लिया जिसके अंदर जहर मौजूद था, बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा पॉइजनस इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ड्रग्स जैसे कि पेंसिलिन या कोई भी हमारे पास ऐसे ड्रग है जिसको लेने की वजह से आपको कोई ऐसा रिएक्शन शो हो जाता है, ठीक है। आपने अक्सर देखो कोई इंजेक्शन कोई टैबलेट जो आप लेते हैं अक्सर उसको साइड इफेक्ट है तो बॉडी के ऊपर वो क्या हो जाता है, सोजिश, आई स्वेल हो जाती है या राउंड से स्पॉट बनना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जी वो मेडिसिन जो है ना वो क्या कर गई है, रिएक्ट कर गई है, बॉडी को एलर्जी कर गई है। अब सेकंड हमारे पास जो आती है जी एंटीबॉडीज मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अब एंटीबॉडीज है जो कि मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है हमारे पास, ये सेल डैमेज करती है एंटीबॉडीज बाय एंटीबॉडीज। अब जो एंटीबॉडी सेल ने किसी एंटीजन के खिलाफ बनानी है वो क्या करेंगी, अपने ही सेल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगी या डैमेज करेंगी। प्रीवियस में हमने क्या देखा था, उससे कोई भी सेल जो ना इफेक्ट नहीं होता एंटीबॉडीज़ की वजह से, लेकिन इस वाले में क्या है कि एंटीबॉडीज़ की वजह से सेल में क्या होगी, डिस्टर्बेंस कॉज होगी या कोई ना कोई ऐसी डैमेजिंग कॉज हो जाएगी। डायरेक्ट अगेंस्ट टू बी सेल सरफेस एंटीजन्स, ठीक है, कि सेल पे मौजूद जितनी भी एंटीजन्स मौजूद होती हैं उनके डायरेक्ट क्या करता है, उनके अगेंस्ट काम करता है। पर्सन प्रोड्यूस एंटीजन डायरेक्ट अगेंस्ट टू बी एंटीजन। अब पर्सन ने क्या करना है, एंटीबॉडीज, यहाँ पे एंटीबॉडीज आएगा, पर्सन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा किसी भी एंटीजन के खिलाफ जो कि उसके सेल के सरफेस पे मौजूद है, ठीक है। आपने पीछे वो डायग्राम भी देखी कि सेल के सरफेस पे ऊपर वाई सेल थे वहाँ पे एंटीबॉडी भी। अब इस सेल ने कोई सिक्रीशंस क्रिएट करनी है जो इसके सेल पे ही मौजूद, सरफेस पे ही मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके खिलाफ क्या करेंगी, एंटीजन्स प्रोड्यूस करेंगी, एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है हिमोलिटिक डिजीज़ आती है, उसके बाद मेसेंथीनिया ग्रेविस आ जाता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में, या बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी इनटू द सरफेस सेल्स, ठीक है, रिजल्ट इनकी क्या क्या वजह से। अब हमारे पास हिमोलिटिक डिजीज़ होती है वो न्यू बॉर्न में नए जो पैदा हुए बच्चे होते हैं इनका क्या होता है, जिस हमारे पास जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, कोई भी जो हमारे पास आ सकती है एलर्जी या कोई भी ऐसा इफेक्ट बहुत जल्दी उनको कॉज करता है। उन अगर किसी एलर्जी के इफेक्ट की वजह से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है तो क्या होगा, हिमोलिटिक डिजीज़ यानी कि ब्लड की बीमारियों में हो सकती है, एंड मेसेंथीनिया ग्रेविस वगैरह, ये इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। अब हमारे पास कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ है ना जो सरफेस के साथ बाइंड होती हैं उनकी वजह से हमारे पास सेल में क्या क्या रिजल्ट चेंजेस होती हैं, उसमें फैगोसाइटोसिस हो सकती है या लाइसिस ऑफ सेल। अब फाइगोसाइटोसिस होना है सेल ईटिंग, फैगो मतलब होता है खाना, साइटोसिस मतलब सेल को ही खाना। अब अगर इस सेल के सरफेस में मौजूद कोई भी एंटीजन लगी है तो बॉडी सेल ने क्या करना है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है इसको किल करने के लिए। अब वो क्या करता है, एंटीजन्स को किल करने की बजाय इसको किल करता ख़त्म करता है वो अपने सेल को ही, उसके इफेक्ट से सेल खुद ब खुद भी इफेक्ट हो रहा होता है, सेल खुद भी ख़त्म हो रहा होता है उसका, या खुद को वो खा लेता है या खुद को ख़त्म कर लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। एंड लाइसिस ऑफ द सेल में इनका सेल ब्रस्ट हो जाएगा, सेल की तोड़ फोड़ कर, लाइसिस मीन तोड़ फोड़ होता है, सेल के टूट फूट का शिकार होगा, किसी भी एंटीजन की वजह से कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से सेल इफेक्ट होगा और सेल तोड़ फूट का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है हिमोलिटिक डिजीज़, जो हमने अभी पढ़ी कि हिमोलिटिक डिजीज़ कौन सी है। इसमें क्या होता है जी, RH नेगेटिव या एंड RH जो एंटीजन्स होते हैं ना उनकी एक्सप्रेशन या उनके सरफेस पर देखना है कि वो एक्सप्रेस होते हैं सरफेस के ऊपर रेड ब्लड सेल्स में। RH फैक्टर होता है ब्लड्स में, उसकी मौजूदगी की वजह से क्या इफेक्ट होना है, उसकी गैर मौजूदगी की वजह से।
अगर हम कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स जो हैं, मदर जो है वो क्या है जी RH नेगेटिव ब्लड वाली है, जो हमारे पास जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में जो फीटस है वो RH पॉजिटिव वाला है, तो इसकी वजह से क्या होगा जी, क्या इफेक्ट होता है। उन्होंने क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज टू बी ऑफ्टन टीनी लीकेज, अगर प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी सी भी लीकेज हो जाती है बेबी के RBCs के, मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब वो लीकेज किसकी वजह से, वो किसी भी एलर्जन की वजह से, कोई भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर या कोई भी एलर्जन जो ऐसा जिसने एलर्जी कॉज की है, उसने क्या इफेक्ट किया है मदर्स के जो प्रेगनेंसी के लिए टाइम के दौरान जो हमारे पास फीटस था, ठीक है, उसके जो वॉर्म थी ना, उसको प्लेसेंटल को क्या किया, डैमेज किया, जिसकी वजह से भी क्या हुआ है जी, बेबी की जो है वो RBCs लीक होकर मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना स्टार्ट कर दिए हैं। तब फिर क्या होता है कि जब बच्चे के जो है ना वो RBCs मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर लीक, क्योंकि अब बच्चा जो है वो क्या है RH पॉजिटिव फैक्टर वाला, और मदर जो क्या है वो RH नेगेटिव फैक्टर वाली है, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ बेबी इज़ RH पॉजिटिव एंड मदर इज़ RH नेगेटिव, देन RBCs टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन्स RH, एंड तो मदर के जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि वो तो RH नेगेटिव वाला है, जब RH पॉजिटिव वाले क्या होंगे, उनके ब्लड में एंटर होते हैं, तो ब्लड ने फ़ौरन से क्या करना है, उनके अगेंस्ट एंटीजेंस बनाना शुरू कर देनी है। अब जारी बात है, वो जो ब्लड होगा वो बेबी का ब्लड होगा, उसके खिलाफ एंटीजन बने हैं, तो क्या होगा, जो न्यूली अभी बॉर्न अनबॉर्न बेबी है, जो भी पैदा नहीं हुआ, फीटस फॉर्म में है अभी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीजेंस बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटीजेंस क्या होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन G की क्लास हमारे पास इस्तेमाल होगी, IgG क्लास इस्तेमाल होगी, जो कि क्या होती है, डेवलप फास्ट टू कॉज प्रॉब्लम इन चिल्ड, बहुत जल्दी वो डेवलप करती है और बच्चे के लिए क्या कर सकती है, कोई ये प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। अब वो क्या करते हैं, जो RH नेगेटिव ने RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीजेंस बनाए थे, उसने अब क्या करना है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके अटैक करना रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस, बच्चे के रेड ब्लड सेल्स, जिस केस में बच्चे को कोई भी बीमारी या बच्चे के क्या हीमोग्लोबिन जो हमारे पास हीमोलिटिक डिजीज़ है ना, वो हो सकती है बच्चे को। देन हमारे पास मिज़ेंथीनिया ग्रेविस, जिसको MG भी बोलते हैं, ये क्या जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से इन्हें खुद ब खुद कोई भी बीमारी यानी सिर्फ बॉडी खुद ब खुद ही क्या करती है, उसके खिलाफ रिएक्ट करती है, ये वीक कर देती है हमारे पास स्केलेटन सिस्टम्स को, ठीक है, ये स्केलेटन मसल्स को, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अपर ट्रंक्स में आ सकता है, अपर लिम्स आ सकते हैं, नेक आ सकता है, पेल्विक गर्डल वगैरह, ठीक है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि मसल्स को, स्केलेटन मसल को खासतौर पर क्या करता है, कमज़ोर करता है। देन हमारे पास फर्दर आ जाते हैं अमीनो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, ये क्या करते हैं जी, हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडीज़ हैं जो क्या करती हैं जी, कॉम्प्लेक्स जो कि एंटीजेंस फॉर्म बनाती हैं, ठीक है, और डैमेज कोज करती हैं, किसको, डिपोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इनटू टिश्यूज़ में डिपोजिट होकर क्या करते हैं, कोई भी डैमेजिंग कॉज करते हैं। एग्जांपल हमारे पास आता है सीरम सिकनेस। अब ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, सीरम होती है, अब सीरम सिकनेस की वजह से क्या होगा, ब्लड की डिजीज़ ही कॉज हो सकती हैं, ठीक है। सीरम सिकनेस के बारे में हम देख लेते हैं कि सीरम सिकनेस में क्या होता है। ये क्या है जी, एक प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है एंटी सीरम, जो कि फ़ौरन रेसिपिएंट से क्या होता है, बॉडी में एंटर होती है, जो कि एक्टिवली इम्यूनिटी की डेवलप अगेंस्ट टू बी प्रोटीन। अब ये क्या, इट इज़ कॉज बाय प्रोटीन, ठीक है। अब सीरम सिकनेस है किसी प्रोटीन की वजह से होता है जो कि प्रेजेंट होता है एंटी सीरम्स में, सीरम के अगेंस्ट एंटी सीरम्स होता है, उसमें मौजूद प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटी सीरम डिजीज़ होगी, ठीक है, जो कि बीइंग टू बी फॉरेन रेसिपिएंट, जो किसी भी फॉरेन रेसिपिएंट यानी बॉडी में मौजूद नहीं होगी वो प्रोटीन, जो किसी फॉरेन पार्टिकल या किसी भी आपने बीमारी के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगवाई है, या क्या कहते हैं, कोई एलर्जी के खिलाफ आपने क्या किया है जी, कोई भी आपने एंटीटोड्स वगैरह उसके यूज़ किए हैं, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स एंटीजेंस के खिलाफ जो इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने क्या किया जी, ब्लड में मौजूद प्रोटीन्स के खिलाफ क्या किया, काम करना शुरू कर दिया, जिसने क्या हो गया, एंटी सीरम्स आ गए हैं, और एंटी सीरम्स प्रोटीन ने क्या किया जी, उनकी मौजूदगी की वजह से सीरम में क्या हुआ जी, कोई ना कोई डिसऑर्डर्स आ गए, जिसे हम क्या कहेंगे, सीरम सिकनेस बोलेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है किसके खिलाफ, प्रोटीन्स के खिलाफ, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज जो कि बाइंड करती हैं किसके साथ, बाइंड टू द फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब क्या होंगे जी, इम्यूनिटी डेवलपमेंट होती है किसके खिलाफ, प्रोटीन जो हमारे पास एंटीसीरम प्रोटीन्स है उनके खिलाफ, और क्या बनाएंगी, एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड में क्या करता है, डिपॉजिट होता है, और जिसकी वजह से वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स या ग्लोमेरुले क्या होती हैं, किडनी के साथ इफेक्ट होती हैं, ठीक है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी या प्रोजेस्टेरोन हमारे पास आएगी, जो हमारे पास प्रोटीन एंटी सीरम्स के खिलाफ या एंटी बॉडीज़ के खिलाफ जो हमने क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है, एंटीजेंस
ठीक है। तो कोई भी एलर्जेंस एंटीजन्स बॉडी में एंटर हुए उनके खिलाफ कोई हमने क्या करनी है, एंटीबॉडीज़ बनानी है। अब उन एंटीबॉडीज़ की वजह से क्या हुआ, प्रोटीन के खिलाफ एंटीसीरम्स इस्तेमाल करने हैं ना, उन्होंने क्या करना है प्रोटीन के साथ क्या करना है, एंटीजन्स के साथ एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर प्रोटीन ने इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देना है जो क्या करता है जी, ब्लड के साथ डिपोजिशन की वजह से वॉल्स या वेसल्स या किडनी ऑफ द ग्लोमेरुलस में डिपोजिट हो जाते हैं। अब जिसकी वजह से फिर क्या होगा, फीवर होगा, हेव्स, एथराइड्स, या हमारे पर प्रोटीन इन यूरिन आ जाएगा, यानी तब यूरिन में पास आने लग जाती है, बुखार होने लगता है, जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास फर्दर इसकी क्लास जो 4 आ जाती है सीरम सिकनेस के बाद, वो हमारे पास सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की आ जाती है। इसमें क्या सेल टेक 1 और 2 इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं टी सेल्स को एक्सपोयर होने में किसी भी एंटीजन के खिलाफ। उसमें तो फौरी तौर पे, ठीक है, मेडिएटेड में, ये सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं आपको किसी भी एंटीजन्स या किसी भी एलर्जेंस के एक्सपोयर के बाद 2 से 3 दिन लगेंगे आपको उसका कोई भी एलर्जी का इफेक्ट या बॉडी उसकी सिम्टम शो करने में इतने के दिन लगा देता है। ठीक है। उसके बाद दिस रिस्पॉन्स टू बी अ डिले टाइप ऑफ हाइपर, इसको हम डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं कि किसी भी एलर्जेंस के एक्सपोयर के बाद बॉडी ने जो सेंसिटिविटी शो करवाई है उसको डिले करके शो करवाया, फौरी तौर पे नहीं किया, इसको DTH भी कहते हैं, डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। और ये किसी भी क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स की वजह से होता है। एक होते हैं इंटरनल एंटीजन्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल एंटीजन। इंटरनल जो सेल बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है, किसी भी ऐसे पार्टिकल्स प्रोटीन बॉडी के 6 पॉइंट के सेल खुद ब खुद ही एंटीजन्स को प्रोड्यूस करता है, उनके खिलाफ भी दूसरे सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। लेकिन अगर किसी बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बॉडी में एंटीजन्स आती हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स। अब एक्सट्रिंसिक एंटीजन और इंट्रिंसिक एंटीजन इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे। आपका टॉपिक होता है यहाँ तक वाइंड अप। अल्लाह हाफिज़।